ठीक है जी। चैप्टर नंबर 4 ग्रुप 5A एंड 6A एलिमेंट्स। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने ग्रुप 5A और ग्रुप 6A के एलिमेंट्स को जो है वो देखना है कि इन एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह के ये केमिकल रिएक्शंस करते हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स जो है ये क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑन इंट्रोडक्शन टू 5A एलिमेंट्स। 5A एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन हम करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर देखें सबसे पहले तो इन एलिमेंट्स के नेम हैं, जिसमें पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है। फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर जो है वो 15 है। आर्सेनिक, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 है। एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल है Sb और इसका एटॉमिक नंबर है 51। और बिस्मिथ, बिस्मिथ का एटॉमिक नंबर है 83। अगर आप इनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ज़रा देखें, नाइट्रोजन जो है वो यूजुअली हमें गैसियस स्टेट के अंदर मिलता है एट अ रूम टेम्परेचर, तो नाइट्रोजन इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर, वाइल फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ दीज 4 आर सॉलिड्स। ये सारे के सारे जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड्स हैं। इसके अलावा देखें तो ये आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि इस तरह का जो है ये एक वैक्सी सा सॉलिड होता है, ये कोई परमानेंट सॉलिड नहीं है। जबकि ये जो आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है तो ये सारे जो है वो मेटेलिक सॉलिड हैं। अगर आप इनकी देखें तो मेटल लाइक लुक इनकी होती है, इसलिए इनको मेटेलिक सॉलिड का जो है वो नाम दिया जाता है। तो फास्फोरस जो है वो एक मेटेलिक सॉलिड नहीं है, नॉन मेटेलिक सॉलिड है। ग्रेइश ब्लैक रेड कलर का होता है, वाइट फास्फोरस होता है। तो इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं जो उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म भी कहलाती हैं, जिनको हम आगे जो है वो डिस्कस भी करेंगे। तो इसका मतलब ये 5 एलिमेंट है हमारे पास जो 5A के मेंबर्स हैं। इनको याद करने के लिए क्या तरीकाकार है, तो इसको याद करवाया था शायद आपको, तो इसमें मैंने कहा था कि N से कर लें ना, P से पाई, AS 80 और SB सब, BI बाई, ना पाई 80 सब भाई। तो इस तरह से इसको जो है याद किया जा सकता है, या फिर इससे अपोजिट भी याद किया जा सकता है, बाई, BI बाई, SB साब, ASP। तो इस तरह से कर लें ASP और N फॉर ने, तो ASP ने, बाई साहब ASP ने। तो इस तरह से ग्रुप 5A के एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे। अब जरा चलते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 5A एलिमेंट्स की जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी में है एटॉमिक नंबर। जैसे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51 एंड बिस्मिथ का 83। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किस तरह से करवाते हैं, तो देखें 1s2 हीलियम के लिए आता है 1s2, देन 2s2 2p3। तो इन सब की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखेंगे तो आपको सेम नजर आएगी कि ये 3s2 3p3 है, इसी तरह से ये 4s2 4p3 है, यहाँ से 5s2 5p3 है और यहाँ से 6s2 6p3 है। यानी कि इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिंपल कह सकते हैं ns2 np3, यानी कि इनके p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देन आ जाते हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज के ऊपर। तो जरा देखें, जो नाइट्रोजन है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है 1402, फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी है 1012, आर्सेनिक की 950, एंटीमनी की 830 और बिस्मिथ की 700। तो बिल्कुल एक नॉर्मल ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप जाते हुए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज कर रही हैं। और इसकी रीजन हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है। तो दैट्स हम कहते हैं कि साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही होती है डाउन द ग्रुप। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो नाइट्रोजन की है वो यूजुअली 0 ली जाती है, लेकिन हमारी बुक के ऊपर -7 लिखी हुई है, तो ये भी वैल्यू 0 के करीब ही है। तो आप इसको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं -7, देन फास्फोरस -71.7, फिर आर्सेनिक -77, एंटीमनी 101 एंड बिस्मिथ 110। तो अगर आप देखें तो ये नेगेटिव वैल्यू तो ये शो कर रही है दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड, बाकी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो रही है, तो वो इंक्रीज कर रही है। और ये बिल्कुल जनरल ट्रेंड है, आम ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। देन आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जरा देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2,
एंटीमनी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.9 और बिस्मिथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.9। तो अगर आप देखें तो डाउन द ग्रुप आपको ये बिल्कुल ट्रेंड नजर आ रहा है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ये भी एक नॉर्मल ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ तक बिल्कुल एक नॉर्मल से ट्रेंड है। प्रॉपर्टीज मजीद आ गई, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस देखें, डाउन द ग्रुप हमेशा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते हैं। तो इस केस में भी आपको नजर आ रहा है कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं। आयोनिक रेडियस इन -3 आयन, यानी कि जब नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो N-3 नाइट्राइड आयन बनाएगा। ये फॉस्फाइड आयन, आर्सिनाइड आयन, ठीक है, इसी तरह से स्टिबनाइट आयन। और बिस्मथ जो है वो नेगेटिव आयन नहीं बनाता, इसलिए कि बिस्मथ इज अ मेटल, और जो मेटल्स होती हैं वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करती, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और वो पॉजिटिव आयंस बनाती हैं, नेगेटिव आयंस नहीं बनाती। तो इस वजह से उसका रेडियस यहाँ पर आयोनिक रेडियस नहीं लिखा हुआ इन केस ऑफ -3 आयन। तो बाकी सब का रेडियस आप देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये बिल्कुल एक जनरल ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियस हो या एटॉमिक रेडियस हो, वो हमेशा इंक्रीज करता है। देन इसमें मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की तरह देखें तो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट है -210 डिग्री सेल्सियस और फास्फोरस का 44। -210 से बहुत ज़्यादा चेंज है, 44 पे आ गया। देन आर्सेनिक का 817, एंटीमनी का 630 और बिस्मिथ का है 271। अब इसमें नॉर्मल ट्रेंड हमें ये नज़र आ रहा है कि जब हम मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो आर्सेनिक तक तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज किया, लेकिन उसके बाद डिक्रीज कर गया। तो इसकी लॉजिक क्या है, इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न बिल्कुल सिंपल है और वो हम पहले भी जानते हैं कि जहाँ तक आते हुए अगर आप आर्सेनिक तक देखें तो आर्सेनिक तक इनके अंदर जो है वो एक जायंट स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन जो है वो वैसे ही एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, फास्फोरस भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आर्सेनिक जो है ये एक मेटलॉइड है और इस मेटलॉइड के अंदर जो है वो पैकिंग बड़ी क्लोज होती है और ये बड़ा क्लोजली पैक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करता है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है। एंटीमनी के अंदर ये जो क्लोज पैकिंग है ये उसके बड़े साइज होने की वजह से कम हो जाती है और इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। और बिस्मिथ के अंदर चूंकि ये मजीद इंक्रीज कर जाता है साइज, तो साइज इंक्रीज करने की वजह से उसके अंदर जो पैकिंग वाला मामला है, जो उसका पैकिंग फ्रैक्शन है, जो उसकी क्लोज पैकिंग है, वो मजीद कम हो जाती है और मजीद कम होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है मजीद डिक्रीज कर जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या केस बना कि आर्सेनिक तक इंक्रीज देन डिक्रीज। तो ये आपने जो है इसके मेल्टिंग पॉइंट के अंदर बात याद रखनी है। देन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट इंतहाई कम है, -196 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर होता है और कहा जाता है कि नाइट्रोजन जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती है। और लिक्विड नाइट्रोजन को कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें क्रायो सर्जरी आ जाती है। क्रायो सर्जरी क्या होती है कि किसी भी जिस्म के हिस्से को अगर उन्होंने उतारना हो या उसकी सर्जरी करनी हो किसी ट्यूमर सेल की या इस तरह की, तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं। जैसी लिक्विड नाइट्रोजन बॉडी के उस पार्ट के ऊपर लगती है तो वो उस पार्ट को सॉलिडिफाई कर देती है और वो इस तरह का सॉलिड होता है कि आप उसको थोड़ा सा भी हिट करें, थोड़ी सी भी फोर्स लगाएं तो वो उतना उतना हिस्सा ब्रेक होकर अलहदा हो जाएगा बॉडी से। तो इसको हम क्रायो सर्जरी कहते हैं और लिक्विड नाइट्रोजन को इस काम के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है इसके इतने कम बॉइलिंग पॉइंट की वजह से। फास्फोरस का बॉइलिंग पॉइंट 280, देन आर्सेनिक का 613, एंटीमनी का 1750 और बिस्मिथ का 1560। अब अभी अगर आप देखें तो एंटीमनी तक जाते हुए तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एक इंक्रीज हमें नजर आया, लेकिन बिस्मिथ के केस में ये बॉइलिंग पॉइंट मजीद कम हुआ। तो उसकी रीज़न है उसकी मेटेलिक नेचर। जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स के अंदर जो है वो क्लोज पैकिंग उस लिहाज से नहीं बन पाती जितनी आर्सेनिक और एंटीमनी के केस में है। तो वहाँ पर उसके अंदर आप जानते हैं वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम जो है वो कहते हैं कि एक पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन है जहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर वो उतना ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथन नहीं रहता। तो इस वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रिलेटिवली थोड़ा सा कम है। लेकिन एक केस आपके सामने आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट के केस में एंटीमनी तक जो है वो इंक्रीज है और उसके बाद बिस्मिथ का जो है वो कम होता है। देन डेंसिटीज, डेंसिटीज का एक बड़ा नॉर्मल ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी हमेशा इंक्रीज करती है। तो आपको नॉर्मल ट्रेंड इसमें नजर भी आ रहा है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर अगर आप डेंसिटीज देखें, नाइट्रोजन की डेंसिटी इंतहाई कम है, फास्फोरस की 1.83, फिर इंक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई और लास्ट की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो डेंसिटी ऑलवेज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डेंसिटी हमेशा डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही होती है।
देन प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनके अंदर जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो ज्यादातर ये कौन सी शो करते हैं, तो ये सारे के सारे +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कंपाउंड्स के अंदर शो करते हैं। ठीक है, फास्फोरस के अंदर अगर आप देखें PCl3 एंड PCl5, तो वहां पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, जबकि PCl5 के केस में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी। तो ये इसके अंदर जो है वो एक नॉर्मल ट्रेंड है कि इन सब की प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम है। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड है वो आपने याद करना है, एग्जैक्टली वैल्यूज याद नहीं करनी, जस्ट एक ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर वैल्यूज का क्या ट्रेंड जो है वो आता है। देन इसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 5 एलिमेंट, हम इस 5 एलिमेंट्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक है मेटेलिक कैरेक्टर। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स। जो इसके पहले दो मेंबर्स हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, दे आर नॉन मेटल्स। रीजन बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स हैं इसलिए ये पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की। गिव एसिडिक ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं दोनों। इसी तरह से कंपाउंड्स आर कोवलेंट, इनके जो कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली कोवलेंट हैं, और ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो हमेशा नॉन मेटल्स ही शो करती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो प्योरली नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स, जो इससे अगले दो मेंबर्स हैं जिसमें आर्सेनिक है और एंटीमनी है, ये मेटलॉइड्स हैं। और जो बिस्मिथ है दैट इज मेटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इनमें मेटेलिक करैक्टर बढ़ता जा रहा है। नाइट्रोजन और फास्फोरस में मेटेलिक करैक्टर बिल्कुल नहीं था। देन उसके नीचे अगर आप आ जाए तो आर्सेनिक और एंटीमनी में मेटलॉइड यानी कि मेटेलिक करैक्टर आया, और लास्ट ऊपर बिस्मिथ जो है प्योर मेटल है, तो इसका मतलब है मेटेलिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी आप जानते हैं और आप पढ़ के भी आते हैं कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करना क्या कहलाता है, एलोट्रोपी कहलाता है। तो फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, दरमियान वाले तीन, यानी कि याद रखने के लिए सिंपल बता रहा हूं कि नाइट्रोजन और बिस्मिथ को छोड़ दें तो जो दरमियान वाले तीन है ना, ये तीनों एलोट्रोप्स शो करते हैं, ये एलोट्रोपी शो करते हैं। जैसे कि एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस रेड एंड वाइट आर मोर इंपॉर्टेंट, जैसे कि दो जो है वो एलोट्रोप्स हैं फास्फोरस के जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, एक है रेड और दूसरा है वाइट। इसके अलावा भी फास्फोरस के एलोट्रोप हैं जिनको हम आगे चल के जो है वो चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट रेड और वाइट है। थर्ड है कैटिनेशन इज एब्सेंट। इन ग्रुप के अंदर एलिमेंट हैं उनमें कैटिनेशन नहीं होती, जैसे कि पिछला जो हमने पढ़ा था कार्बन, तो कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, लेकिन 5 किसी भी एलिमेंट के अंदर जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है ये नहीं होती। इसके अलावा फोर्थ प्रॉपर्टी है द डी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सेप्ट इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अलावा इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देन इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये मोस्टली +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो शो करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके माइंड में आया और जो मैंने अभी कहा कि डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो मैंने लिखा ऑल अदर मेंबर्स ऑफ 5 कैन फॉर्म 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अलावा बाकी इसके जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो सारे 5 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं कर सकता। अब इसकी रीजन क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कौन सी थ्योरी है जो हेल्प करती है, तो हमने वो थ्योरी पढ़ी हुई है, सब लोगों ने थ्योरी वो पढ़ी हुई है, जिसको हम कहते हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी एटम उतने ही बॉन्ड बना सकता है जितने उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जरा देखते हैं, अब इस केस को डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 7 एंड हैव फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जाहिर सी बात है जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल के अंदर डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि हमेशा जो डी ऑर्बिटल है वो थर्ड शेल से स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, और अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये सिर्फ कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो इट ओनली फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके पास जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन द अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 5A कैन फॉर्म 3 एज वेल एज 5 बॉन्ड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल।
उनके अंदर चूंकि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और वो अपनी इस वैलेंसी को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फास्फोरस PCl3 के फॉर्म में 3 बॉन्ड बनाता है इस वजह से कि उसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो 5 बॉन्ड भी बना सकता है, जैसे कि वो PCl5 में बना रहा होता है। तो PCl5 में वो कैसे बनाता है, तो वो अपना 3s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है और DXY में भेज देता है। अब जरा काउंट करें तो इसके पास 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर इसके पास 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इट विल फॉर्म द 5 कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है वो अपनी वैलेंसी चेंज कर लेते हैं और वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर सकते हैं, लेकिन जिनके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता वो अपनी वैलेंसी लिमिटेड रखते हैं और वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो नहीं कर पाते। तो फास्फोरस के केस में ये 3 वैलेंसी भी शो करता है और 5 वैलेंसी भी शो करता है। इसके बाद मैंने लिखा पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि पिक्यूलर बिहेवियर से मुराद क्या है, तो पिक्यूलर बिहेवियर से यही मुराद है कि जो इसका एक जाती बिहेवियर है जो बाकी ग्रुप मेंबर के अंदर नहीं होता। तो देखें इस केस में मैंने कंपैरिजन किया है कि नाइट्रोजन इज अ गैस वाइल द अदर ग्रुप आर सॉलिड्स। बाकी इसके ग्रुप मेंबर सारे सॉलिड्स हैं जबकि नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जबकि बाकी एलिमेंट टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जैसे कि P4 AS4 एक्सेट्रा। इट शोज लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट +5 to -3। इस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन -3 से लेकर +5 तक सारी की सारी ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है, जबकि बाकी मेंबर ऐसा नहीं करते और वो सिर्फ +3 से +5 ऑक्सीजन स्टेट तक शो कर सकते हैं। इससे अलावा वो जीरो वाली ऑक्सीजन स्टेट तो शो करते हैं, लेकिन उससे अगर आप नीचे जाएं जैसे कि -1 है, -2 है, -3 है, तो ये वाली ऑक्सीजन स्टेट जो है वो इंतहाई कम वो शो करते हैं, वो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट्स को शो नहीं कर सकते। नाइट्रोजन अकर्स इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। नाइट्रोजन जो है वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, जबकि बाकी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड स्टेट में और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। फिफ्थ, नाइट्रोजन इज अ टिपिकली नॉन मेटल। नाइट्रोजन एक टिपिकली नॉन मेटल है, जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी आर मेटलॉइड्स एंड टिन इज अ टिन यहाँ पर सॉरी नहीं आएगा, बिस्मिथ आएगा, क्योंकि टिन इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, ये गलती से लिखा गया है, बिस्मिथ आएगा। तो आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड एंड बिस्मिथ इज द मेटल। तो बिस्मिथ इसके अंदर मेटल है। तो यह बता सकते हैं कि जो इनके दरमियान पॉइंट ऑफ डिफरेंस है या पिकुलर नेचर है नाइट्रोजन की। देन इसके बाद अक्रेंस ऑफ नाइट्रोजन है कि नाइट्रोजन कहां पर प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट के अंदर ये कहां पर है, इन एयर एज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट 78% बाय वॉल्यूम। तो बाय वॉल्यूम अगर आप देखें तो नाइट्रोजन 78% मौजूद है इन एयर, बाकी इसमें 21% आप जानते हैं ऑक्सीजन है। इट इज इनएक्टिव गैस इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मुकाबले में ये गैस इनएक्टिव है, किस लिहाज से, तो आप जानते हैं कि बर्निंग पर्पसेस के लिए जब किसी चीज को बर्न करना होता है तो ऑक्सीजन इज द एक्टिव गैस, ऑक्सीजन उसमें पार्टिसिपेट करती है, लेकिन नाइट्रोजन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। तो इस लिहाज से कहा गया है कि नाइट्रोजन इज द इनएक्टिव गैस इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर नॉट कॉमनली फाउंड एज मिनरल्स। इसके अलावा जो नाइट्रोजन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिनरल्स की फॉर्म में, यानी कि सिलिकेट्स की फॉर्म में या इस तरह की कोई भी जो उनकी फॉर्म होती है उसमें बहुत कम जो है वो पाए जाते हैं, ज़्यादा कॉमनली जो है वो नहीं मिलते। इन कंबाइंड स्टेट अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर है, तो नाइट्रोजन इज फाउंड इन ऑल लिविंग मैटर इंक्लूडिंग एंड प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन जो है वो मेनली मौजूद होती है। इसके अलावा यूरिया के अंदर मौजूद है एंड अमाइनो एसिड्स, और जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वही अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। तो दैट्स हम कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, चाहे वो एनिमल्स के अंदर हो चाहे वो प्लांट्स के अंदर हो। तो ये अक्रेंस ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हम करेंगे। देन इसके बाद दो एमसीक्यूज हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस मेल्टिंग पॉइंट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम पीछे पढ़ गए हैं कि नाइट्रोजन एक ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है नाइट्रोजन का 0 से बहुत कम है, जबकि बाकी का मेल्टिंग पॉइंट है 0 से ज्यादा है। यही रीजन है कि नाइट्रोजन जो है वो गैस होती है एट अ रूम टेम्परेचर व्हाइल ऑल अदर आर सॉलिड्स। दूसरा एमसीक्यू है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो हम जानते हैं मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिर्फ 3 है,
नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, तो दैट्स वाई इस केस में नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। इसके अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन